नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में व करेंट अकाउंट यानी चालू खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। वहीं सेविंग अकाउंट में आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक वित्तीय वर्ष में कितने पैसे जमा व निकासी कर सकते हैं। वहीं करेंट अकाउंट में भी आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा जमा व निकासी कर सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस न आए। साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी जानकारी देने वाला हूं कि अगर आपका बैंक दिवालिया हो जाता है, आपका बैंक डूब जाता है, तब उस दशा में आपका कितना पैसा सुरक्षित है, यानी सरकार के द्वारा आपको कितना पैसा दिया जाएगा और कितना पैसा आपका डूब जाएगा। तो दोस्तों, यह भी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की डेट में अब देश में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसके पास में एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता ना हो। और अगर आपके पास में एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है और उसकी नियम शर्तें आपको नहीं पता है, तब दोस्तों आपकी एक गलती से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। अगर आप उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते हैं, तब दोस्तों आपको 60% की फ्लैट पेनल्टी लग सकती है। साथ ही दोस्तों आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं व विड्रॉल कर सकते हैं। आप करेंट अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश डिपॉजिट व विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं आप अपने अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं। एक व्यक्ति कितने बचत खाते खोल सकता है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई भी नोटिस ना आए। साथ ही दोस्तों, आप लोगों को यह भी बताने वाला हूं कि कितना पैसा आप लोगों का बैंक में सुरक्षित है। अगर आपका बैंक दिवालिया हो जाता है या फिर डूब जाता है, उस दशा में सरकार आपको कितने पैसे देगी। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर मैं आप लोगों को विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही इस तरह का कोई भी हम वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट यानी चालू खाते की, कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने खाते में कितने रुपए जमा व निकासी कर सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो लिमिट है वो 50 लाख रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में आप अपने करेंट अकाउंट में 50 लाख की सीमा को, चाहे वो जमा हो या फिर निकासी हो, अगर आप क्रॉस कर जाते हैं, तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस कभी भी आ सकता है। अगर आप 50 लाख रुपए तक के ट्रांजेक्शन आप अपने करेंट अकाउंट में करते हैं, और दोस्तों ये सभी ट्रांजेक्शन चाहे वो आपने एटीएम से किया हो या फिर यूपीआई के माध्यम से किया हो या फिर आपने नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से किया हो, सिर्फ कैश के रूप में नहीं देखे जाएंगे। ये सभी ट्रांजेक्शन ऐड किए जाएंगे, चाहे आपने नेफ्ट से किया हो या फिर यूपीआई से किया हो या फिर आपने आरटीजीएस किया हो। उन सभी ट्रांजेक्शन को जोड़ करके आपकी जो लिमिट है, चाहे वो डिपॉजिट की हो एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए है, और चाहे वो विड्रॉल की, यानी आपने भी किसी को अगर पैसे ट्रांसफर किए हैं तो चाहे आपने वो नगद में निकाल के दिए हों या फिर आपने यूपीआई के माध्यम से भेजे हों या फिर आपने आरटीजीएस या नेफ्ट किया हो, उन सभी की जोड़ करके जो लिमिट होगी वो 50 लाख रुपए होगी। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं, चाहे वो आपने जमा के रूप में लिया हो अपने खाते में या फिर आपने किसी को भेजा है यानी दिया है, तो वो उसकी भी लिमिट 50 लाख रुपए ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से तय की गई है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तब दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अगले 6 वर्षों में कभी भी नोटिस आ सकता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आपने जैसे ही लिमिट क्रॉस करी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए। इसके लिए अगले 6 साल में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस कभी भी भेज सकता है, और आपको उसका जो रीजन होगा, जो सोर्स होगा, वो बताना होगा। अगर आप उसका सोर्स नहीं बता पाते हैं, तब आपको फ्लैट 60% की पेनल्टी देनी होगी। साथ ही आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल एक्शन भी ले सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं। साथ ही एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितने रुपए जमा व निकासी कर सकते हैं, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कोई भी नोटिस ना आए। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में पैसे रखने को लेकर के कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है। आपका खाता है, आप जितना मर्जी चाहे उतना पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप एक साल में 4 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं, और दोस्तों ये आप लगातार जमा करते हैं 4-4 लाख प्रति वर्ष में, तो दोस्तों 10 वर्ष बाद आपके सेविंग अकाउंट में 40 लाख रुपए हो जाएंगे। उससे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस देगा। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम तब होगी जब आप एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो लिमिट है, एक सर्टेन लिमिट बना रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेविंग अकाउंट के लिए 10 लाख रुपए की। अगर आप 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, चाहे वो आपने जमा के रूप में क्रॉस की हो या फिर निकासी के रूप में, अगर आप जमा या निकासी किसी में भी आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे पूछ सकता है कि आपको ये 10 लाख रुपए कहाँ से मिले हैं, या फिर आपने ये 10 लाख रुपए किसको दिए हैं। यानी अगर आपने निकाले हैं तब उसका भी नोटिस आपको दे सकता है। वहीं अगर आपने जमा किया है
तब भी आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे करके पूछ सकता है। और दोस्तों इसमें भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस तुरंत नहीं देता है, या जरूरी नहीं है आपको नोटिस 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, कुल मिलाकर के अगले 6 सालों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ये नोटिस कभी भी दे करके पूछ सकता है। वहीं अगर आपके पास इसका कोई भी सही रीजन नहीं है, आपके पास वो सोर्स नहीं है जहां से आपको पैसे मिले हैं, आप नहीं बता पाते हैं, तब दोस्तों आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल एक्शन भी लेगा और फ्लैट 60% की पेनाल्टी भी आपसे चार्ज की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको कहीं से पैसे मिलते हैं, चाहे वो आपको पुश्तैनी मिले हों या फिर आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची है, तो उसका जो प्रूफ है, उसका जो डॉक्यूमेंट है, वो अपने पास में आपको कम से कम 6 साल सुरक्षित रखने हैं, ताकि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी नोटिस आपको आता है तब आप उसका जवाब दे पाएं। और दोस्तों ये सेविंग अकाउंट पर जो 10 लाख रुपए की लिमिट है, ये सिर्फ एक अकाउंट के लिए नहीं है, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट होंगे यानी जितने भी बचत खाते होंगे उन सभी को जोड़ करके माना जाएगा। मान लीजिए अगर आपके 4 सेविंग अकाउंट हैं, तब उन चारों अकाउंट को देखा जाएगा कि आपने एक फाइनेंशियल ईयर में उन चारों अकाउंट में कितने ट्रांजैक्शन किए हैं। उन चारों अकाउंट के ट्रांजैक्शन को मिला करके ना ही आपकी 10 लाख रुपए की डिपॉजिट की लिमिट क्रॉस होनी चाहिए और ना ही आपकी विड्रॉल की 10 लाख रुपए की लिमिट क्रॉस होनी चाहिए। वहीं दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं कि 10 लाख रुपए की लिमिट जो सेविंग अकाउंट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है, वो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैश जमा करके या फिर कैश विड्रॉल करके ही क्रॉस करें। अगर आप एटीएम से, एईपीएस के माध्यम से या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से या फिर नेफ्ट आरटीजीएस के माध्यम से अपनी लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब भी आपकी लिमिट 10 लाख रुपए से ऊपर मानी जाएगी। मान लीजिए आप 5 लाख रुपए कैश के रूप में अपने खाते में जमा करते हैं, वहीं 3 लाख रुपए आप आरटीजीएस के माध्यम से अपने खाते में लेते हैं, तो दोस्तों ये लिमिट 8 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप एईपीएस के माध्यम से जमा करते हैं या फिर यूपीआई के माध्यम से आप अपने खाते में पैसा लेते हैं, आईएमपीएस के माध्यम से अपने खाते में पैसा लेते हैं, दोस्तों ये सभी चीजों के जो ट्रांजेक्शन है ऐड किए जाएंगे। कुल मिलाकर के इन सभी को जोड़ करके आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी लिमिट 10 लाख रुपए को क्रॉस करती है तब आपकी लिमिट क्रॉस मानी जाएगी और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस कभी भी आ सकता है। वहीं दोस्तों विड्रॉल करने में भी यही नियम लागू है। अगर आप एईपीएस के माध्यम से पैसा विड्रॉल करते हैं, साथ ही आप बैंक जाकर के बैंक से विड्रॉल करते हैं, या आप चेक के माध्यम से विड्रॉल करते हैं, या फिर आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं, उन सभी को जोड़ करके देखा जाएगा कि आपकी लिमिट 10 लाख रुपए को क्रॉस कर पाई या नहीं। अगर आपकी लिमिट इन सभी को जोड़ करके 10 लाख रुपए को क्रॉस की है, तब दोस्तों आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस कभी भी आ सकता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। क्या इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई लिमिटेशन बनाई गई है कि एक व्यक्ति कितने बचत खाते खोल सकता है? तो दोस्तों इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं बनाई गई है। आपको जितने सेविंग अकाउंट की आवश्यकता हो आप उतने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। जितने भी सेविंग अकाउंट की आपको आवश्यकता हो आप उतने सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं बनाई गई है कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है। कुल मिलाकर के आपको जितने सेविंग अकाउंट की आवश्यकता हो, आपको जितने सेविंग अकाउंट की जरूरत पड़ती हो, आप उतने सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका बैंक दिवालिया हो जाता है या फिर आपका बैंक डूब जाता है, उस दशा में आपका कितना पैसा सुरक्षित है, सरकार आपको कितने पैसे देगी आपका बैंक डूब जाने पर। तो दोस्तों अगर आपका बैंक डूब जाता है या फिर दिवालिया हो जाता है, उस दशा में आपको डीआईसीजीसी के द्वारा 5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। चाहे आपका उस खाते में 20 लाख जमा हो या फिर 7 लाख जमा हो या फिर 5 लाख ही जमा हो। अगर आपका 5 लाख जमा है आपके उस बैंक में और आपका बैंक दिवालिया हो जाता है, तब आपको 5 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपका 10 लाख रुपए जमा है उस बैंक में, तब भी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए का ही भुगतान किया जाएगा अगर वो बैंक दिवालिया हो जाता है, डूब जाता है। दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को इस पूरे विषय पर विस्तार से जानकारी दे दी है। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,